Most welcome in this session. Today we shall discuss the important questions of educational sociology. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हेल्पफुल होंगे एनटी नेट जेआरएफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन एंड ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स। मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी एजुकेशन का हो या आपका नेट जेआरएफ का हो। होप अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द कमेटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन 1967। 1967 में राष्ट्रीय समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? संपूर्णानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर जो आपका राइट रिस्पॉन्स है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी की या राष्ट्रीय समिति या राष्ट्रीय एकता की समिति। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1962 या 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनआईसी की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया था। फिर वर्ष 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इसके उद्देश्यों की या इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर किया गया कि जो हमारे संविधान, आधार, आम नागरिकता, कॉमन सिटीजनशिप, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलरिज्म, इन सब चीज़ों की बात की गई थी। तो ये आपका हुआ था कब? 1968 में, जिसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम? निम्न में से कौन सा सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है? पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल चेंज, पॉवर्टी। व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत असंगठन, सामाजिक परिवर्तन, गरीबी। तो यहाँ पर बात हो रही है कौन सा सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है। देखो, जब हम पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एक सामाजिक समस्या का रूप है, सामाजिक परिवर्तन भी सामाजिक समस्या का रूप होगा, ठीक है, सोर्स होगा। गरीबी, अगर पॉवर्टी है तो ये भी सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की, व्यक्तिगत विकास, तो वो इंडिविजुअल है ना कि सामाजिक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं, एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर द। केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केंद्र की जिम्मेदारी है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य की जिम्मेदारी है, बोथ ए एंड बी और दोनों की, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब हम बात करते हैं यूटी, केंद्र शासित प्रदेश में जब शिक्षा की बात की जाती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर मेनली कॉल्ड एज। सामाजिक संसाधनों की असमान पहुँच को मुख्यतः कहा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है जो हमारे सोशल रिसोर्सेज हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या उन तक अनइक्वल पहुंच, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस या उन तक असमान पहुंच, मतलब वितरण इक्वल नहीं है वहाँ पर, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 52, आर्टिकल 350A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A संबंधित है, ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा के विकास से, ऑप्शन बी फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से, ऑप्शन सी एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा की से, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 350A की,
तो ये आपका संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा क्या, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से, या फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, सोसाइटीज वेयर वुमेन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मदर्स आर कॉल्ड। जिन समाजों में महिलाओं को अपनी माता से संपत्ति विरासत में मिलती है वे क्या कहलाते हैं, मातृवंशीय समाज, मातृ स्थानीय समाज, मातृ सत्तात्मक समाज, मातृ समाज। तो यहाँ पर बात हो रही है वो सोसाइटीज़ जहाँ पर समाज में महिलाओं को अपनी माता से संपत्ति विरासत में मिलती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मातृवंशीय समाज, मैट्रीलिनियल सोसाइटी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा से, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार से। ऑप्शन सी प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी को बढ़ावा देने से। ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं की शिक्षा से। तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार से, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 30 की, ठीक है, तो आर्टिकल 30 में जो आर्टिकल 31 ए है, 31 का फर्स्ट है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हो अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उनको होगा वहाँ पे, ठीक है। और क्या होगा वहाँ पे, या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, जो हमारा आर्टिकल 30 है इसका क्या काम है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश, ठीक है, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर 31 ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। और इसी में 32 है हमारा, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो। यहाँ पर जो 32 है हमारा, ठीक है, इसमें क्या है, द स्टेट शैल नॉट इन द ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority। तो ये माइनॉरिटी की राइट से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था के बीच में मुख्य अंतर क्या है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसर, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, एंडोगेमी, सगोत्र विवाह, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पर जब बात हो रही जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था धर्म प्रधान होती है, वर्ग व्यवस्था धर्म निरपेक्ष होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा मुख्य अंतर है, क्या यहाँ पर मुख्य अंतर है आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा राइट रिस्पॉन्स, सगोत्र विवाह। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देखो आपको मालूम है कि जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था में जो हमारा मैरिज सिस्टम है बहुत लिमिटेड, हम अपनी कास्ट में ही उसकी शादी की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ग व्यवस्था की, इस क्लास सिस्टम की, तो वहाँ पर इंटर और इंट्रा मतलब अंतर जाति या बहिर्विवाह या अंतर विवाह का भी प्राविधान होता है और कोई रोक टोक वहाँ पर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अवसर प्रदान करने के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अवसर प्रदान करने के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 351 जो सेकंड ऑप्शन हमारा बी, वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके उत्थान के लिए है। आर्टिकल 29 ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं
उनको कैसे उनका शासन करना है, जो हमारे यूटी हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको कैसे प्रशासित करें। ठीक है। अगला हमारा है 350 ए, आर्टिकल 350 ए, अनुच्छेद 350। इसमें बात की जाती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, कि उनको प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में प्रोवाइड करने का प्राविधान है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है? इनइक्वालिटी, असमानता, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, डिस्क्रिमिनेशन, विभेद। ऑप्शन डी इक्वलिटी, असमानता। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की केंद्रीय व्यवस्था क्या है या केंद्रीय विशेषता क्या है, तो विशेषता है आपकी इक्वलिटी, समानता। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 45 निम्न में से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको ऑप्शन डी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज इनिशियली नॉट देयर इन 3 ओरिजिनल प्रीएम्बल? निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था? लिबर्टी, स्वतंत्रता, जस्टिस, न्यायवाद, सोशलिस्ट, समाजवाद, इक्वलिटी, समानता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी सब थे, लेकिन समाजवाद या सोशलिस्ट को जोड़ा गया था संविधान के 42वें संशोधन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशन? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन लिखी गई है जॉन डीवी के द्वारा, ऑप्शन सी, जो कि प्रयोजनवादी विचारधारा के दार्शनिक हैं या प्रेगमेटिज्म फिलॉसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? भारत में वैश्वीकरण कब आया? 1990, ठीक है, 1980, 1940, 1920s। तो यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन आया है भारत में वो कब आया है यहाँ पर आपको बताना है। तो ग्लोबलाइजेशन जो आया है भारत में वो आया है 1980 में। कब आया है? 1980 में, जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर कौन थे? वहाँ पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पर ये आया है। द एवेल्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीव्ड बाय इंडियाज लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ड्यूरिंग द 1980s। ठीक है। द इंडियन इकोनॉमी वाज देन ओपन अप सेलेक्टिवली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज रेगुलेटेड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा इन 1972। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन? पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पर? तो आप सभी को मालूम है हुआ था आंध्र प्रदेश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दिस इज़ नॉट द कॉज ऑफ सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है। टेक्नोलॉजी के थ्रू सोशल चेंज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, सोशल चेंज होगा वहाँ पर। सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाओं के थ्रू भी होगा। ठीक है। किसके थ्रू नहीं होगा? वो होगा आपका निहित स्वार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 64, विच वन इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल कल्चर? भौतिक संस्कृति का उदाहरण कौन नहीं है? जब हम बात करते हैं ऑकबर्न की, उन्होंने बताया है कि हमारा कल्चर है 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? एक हमारा होता है मटेरियल कल्चर, जिसको हम बोलते हैं भौतिक संस्कृति, एक हमारा होता है नॉन मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं अभौतिक संस्कृति। तो यहाँ पर भौतिक संस्कृति का उदाहरण कौन नहीं है? देखो, वायुयान जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, ये हमारा है भौतिक संस्कृति। ट्रेन भौतिक संस्कृति है, शॉपिंग मॉल भौतिक संस्कृति, एटीट्यूड जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं, तो ये हमारा नॉन मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं अभौतिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन? जनसंख्या शिक्षा के जनक कौन हैं? तो जनसंख्या शिक्षा के जनक हैं SR बेलेंड। ठीक है। कौन है? एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और ठीक है, कहाँ? USA या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर हमारा 69, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए ट्रेडिशनल रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू ए सेकुलर अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैन बी टर्म्ड एज? जब किसी परंपरागत ग्रामीण और कृषि समाज का परिवर्तन
पंथनिरपेक्ष, शहरी और औद्योगिक समाज में हो जाता है तब वह होता है, तब वो क्या होता है, तब वो आपका होता है आधुनिकीकरण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर होगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द लर्नर आर सेपरेटेड बाय टाइम एंड डिस्टेंस और बोथ देन इट इज कॉल्ड। जब सूचना के स्रोत और शिक्षार्थियों को समय और दूरी या दोनों द्वारा अलग किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, दूरवर्ती शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली पीजीटी के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में और हायर के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, और जो आगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।